यह उज्जैनी के सम्राट राजा विक्रमादित्य की वो अधूरी प्रेम कहानी है जो आपसे छुपाई जाती है, जो इतिहास के पन्नों तले दब गई। इस दर्द भरी प्रेम कहानी को सुन आपकी आंखों में अश्रुधार बह चलेगी। ये कहानी तब की है जब विक्रमादित्य राजा नहीं बल्कि राजकुमार थे। उस समय उज्जैनी के सिंहासन पर विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता भर्तृहरि विराजमान थे। एक दिन सफेद रंग के घोड़े पर सवार विक्रमादित्य शिकार के लिए निकले। हाथ में तलवार और कंधे पर चमड़े का धनुष लटक रहा था। शिकार करने के लिए वे जंगल में तलाश करने लगे, पर कुछ नहीं मिला। बहुत देर तक यूं ही शिकार की तलाश करते करते वे अपने राज्य की सीमा से कब पड़ोस के राज्य की सीमा में जा पहुंचे पता ही नहीं चला। जैसे ही उनके घोड़े के पैर उस राज्य की सीमा में पड़े, तभी अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ, इस राज्य की सीमा में बिना आज्ञा कदम रखने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? राजकुमार विक्रमादित्य ने जैसे ही सामने देखा तो उनके सामने एक योद्धा काले कवच में ढंका और हाथ में चमकती तलवार ली खड़ा था। वास्तव में वो कोई पुरुष नहीं था बल्कि एक सुंदर राजकुमारी थी, पुरुषों की वेशभूषा में। पर उसके साहस और बोलने के कड़क अंदाज से ये अंदाज लगाना राजकुमार विक्रमादित्य के लिए संभव ही न था। उस योद्धा राजकुमारी की मुद्रा गर्वीली थी और आवाज में एक रहस्य छिपा था, मानो वही उस राज्य की शासन करता हो। विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैनी का राजकुमार विक्रमादित्य हूँ। यह जंगल प्रकृति का है, किसी एक का नहीं। मैं शिकार के लिए आया हूँ, न कि सीमा तोड़ने। राजकुमार विक्रमादित्य की आवाज में शालीनता थी, पर राजसी ठसक साफ झलक रही थी। योद्धा राजकुमारी ने कहा, यह मेरे पिता का राज्य है और मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राज्य की रक्षा करूँ। तुम्हारे पास एक अवसर है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तभी राजकुमार विक्रम बोले, इतना घमंड उचित नहीं। योद्धा की तलवार बोलती है, जिह्वा नहीं। ये सुनकर योद्धा राजकुमारी ने राजकुमार विक्रम की ओर कदम बढ़ाया और कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है। अब राजकुमार विक्रमादित्य और योद्धा राजकुमारी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं और जंगल की शांति तलवारों की खनक में डूब गई। विक्रमादित्य ने सोचा, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, इसकी हर चाल में अनुशासन है और वार में ऐसा अनुभव मानो सहस्त्रों युद्ध लड़े हों। योद्धा राजकुमारी ने एक तेज वार किया। विक्रमादित्य ने उसे रोका, मगर उनकी तलवार चकमा दे गई और विक्रमादित्य के हाथ को छूती हुई निकल गई। अब विक्रमादित्य ने इतनी तेजी से चकमा देने वाला प्रहार किया कि उनकी तलवार की नोक सीधी योद्धा राजकुमारी की पगड़ी से जा टकराई और पगड़ी जमीन पर गिर गई। अब राजकुमार विक्रमादित्य के सामने कोई पुरुष योद्धा नहीं बल्कि एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। उसे देखकर विक्रमादित्य की सांसें कुछ पल को रुक गईं। हृदय की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी, मानो घोड़े के टापों की ध्वनि हो। उनके सामने कोई साधारण नहीं बल्कि एक अनुपम सुंदरी थी। उसके चेहरे पर क्रोध झलक रहा था, काले बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा सूरज की किरणों में चमक रहा था। विक्रमादित्य ने नरम स्वर में कहा, देवी, आप कौन हो? मैंने इतनी सुंदर और महान योद्धा स्त्री अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी, परंतु मैं अब आपसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं किसी असहाय, निशस्त्र बालक और स्त्री पर प्रहार नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे तो आपकी वीरता और सौंदर्य ने जीत ही लिया है। मेरा हृदय आपके कदमों में है, परंतु आपने अपना नाम नहीं बताया। कौन हो आप? तभी राजकुमारी ने कहा, मदन सेना। मदन सेना नाम है हमारा। शत्रु के लिए हमारे पास शस्त्र हैं, दिल नहीं। अब राजकुमारी मदन सेना के इशारे पर सैनिकों ने राजकुमार विक्रमादित्य को घेर लिया और उनकी तलवार छीन ली। हाथ पैर बांध दिए गए और उन्हें घोड़े के पीछे घसीटते हुए राजमहल ले गए। वहां उन्हें एक अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया गया। कालकोठरी में केवल अंधेरा और सन्नाटा था। ठंडी दीवारों पर नमी की बूंदें चमक रही थीं। सैनिक विक्रमादित्य को भूखा प्यासा रखते, कभी कभी कोड़ों से पीटते। उनके शरीर पर जख्म उभर आए, लाल, सूजे हुए, दर्दनाक, मगर उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि वही साहस और प्रेम झलक रहा था जो पहली बार मदन सेना को देखकर उनके हृदय में उत्पन्न हुआ था। हर रात वह दीवार पर उकेरे छोटे से फूल को देखते। वह सोचते, यह फूल भी उसी प्रकृति का है जिसने मदन सेना को बनाया। एक रात मशाल की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई काल कोठरी के अंदर आई। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मदन सेना थी। उनके चेहरे पर क्रोध था, मगर आंखों में एक अनजानी जिज्ञासा। मदन सेना ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मेरे कैदी हो और मैं तुम्हारा अंत कर सकती हूँ? विक्रमादित्य ने धीमे सच्चे स्वर में कहा, राजकुमारी, आपके हाथों की यातना भी मुझे प्रिय है। हर जख्म मुझे आपके और करीब लाता है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। राजकुमार विक्रम की आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि मदन सेना एक पल को ठिठक गई और तेजी से बाहर चली गई, मगर उनके कदमों में हल्का कंपन था। उनका मन अब पहले जैसा नहीं था। विक्रमादित्य ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था, मदन सेना, चाहे तुम अपने क्रोध से मुझे कितना ही तोड़ने का प्रयास करो, मेरा हृदय तो अब तुम्हारा कैदी बन चुका है। यह प्रेम मेरी हर सांस में बसता है। काल कोठरी की दीवारें उनके शरीर को जकड़ रही थीं। भूख प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया था, परंतु उनका आत्मबल अडिग था। वे जानते थे, प्रेम केवल एक क्षणिक आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का बंधन है। एक न एक दिन मदन सेना उनके प्रेम को समझेंगी। इसी विश्वास ने उनके भीतर एक योजना को जन्म दिया। उन्होंने अपनी प्राचीन भारतीय योग विद्या का स्मरण किया और प्राणायाम की अद्भुत साधना का उपयोग किया। जालंधर बंध, मूल बंध और उड़ियान बंध को एक साथ लगाकर उन्होंने गहरी कुंभक साधी। इससे उनकी श्वास क्रिया थम सी गई, मानो शरीर निष्प्राण हो गया हो। ये देख जैसे ही सैनिक कालकोठरी का दरवाजा खोलकर भीतर आए, विक्रमादित्य ने अपने साहस और बुद्धि से उन्हें एक एक कर बेहोश कर दिया।
उनकी वीरता का प्रमाण यह था, उन्होंने किसी सैनिक की हत्या नहीं की। वे जानते थे सैनिक केवल आदेशों के दास हैं, किसी के शत्रु नहीं। धीरे धीरे अंधेरे के साए में छिपते छिपाते विक्रमादित्य राजकुमारी मदन सेना के कक्ष की ओर बढ़े। ऊंची दीवारें, मशालों की टिमटिमाती रोशनी और गश्त करते सैनिक, हर कदम पर खतरा था, परंतु प्रेम से भरे हृदय में भय का कहाँ कोई स्थान था। अंततः वे मदन सेना के शयन कक्ष की खिड़की तक पहुंचे। वहां से झांकते ही उनका हृदय धड़क उठा। शीतल चांदनी कक्ष में बिखरी हुई थी। मदन सेना गहरी नींद में सो रही थी। उनके काले घने बाल तकिए पर लहरा रहे थे और उनके मुख पर चंद्रमा सी कोमल शांति थी। विक्रमादित्य ने धीरे धीरे खिड़की से भीतर प्रवेश किया। उनके कदम इतने मौन थे मानो चंद्रमा की किरणें स्वयं उनका मार्ग बना रही हों। वे मदन सेना के समीप पहुंचे और उनके कोमल हाथों को अपनी हथेलियों में लिया। वह क्षण उनके जीवन का सबसे पावन क्षण था। उन्होंने पास ही में पड़ी छुरी उठाई और अपनी हथेली से कुछ रक्त निकाला और उससे मदन सेना की कलाई पर विक्रम गिरह लिख दिया। वह निशान केवल उनके रक्त का नहीं था, बल्कि उनके अनंत प्रेम की अमिट मुहर थी। उनके हृदय ने कहा, अब चाहे तुम इस प्रेम को स्वीकारो या ठुकराओ, पर मैं तो सदा ऐसे ही प्रेम करता रहूंगा। विक्रमादित्य ने मदन सेना की ओर एक बार गहन दृष्टि डाली। उनका चेहरा अब भी सपनों में डूबा था, परंतु उनकी कलाई पर लिखा विक्रम नाम को देख विक्रमादित्य मन ही मन सोच रहे थे, कैसा होगा वो दिन जिस दिन राजकुमारी हमारी हो जाएगी। वह एक पल को राजकुमारी मदन सेना के चेहरे को देखते रहे और फिर चुपके से सैनिकों से बचते बचाते काल कोठरी लौट आए और वैसे ही जंजीरों में बंध गए जैसे पहले थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब राजकुमारी मदन सेना की सहेलियां आईं तो उन्होंने उनकी कलाई पर विक्रम नाम लिखा हुआ देखा। एक सहेली ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी यह क्या, आप किसी के प्रेम में पड़ी हुई हैं और हमें बताया तक नहीं? हम तो आपसे कुछ नहीं छुपाती। ये सुन राजकुमारी मदन सेना का चेहरा तमतमा उठा। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, यह कार्य तो जरूर उस कैदी का होगा। ऐसा सोच वह तेजी से काल कोठरी की ओर बढ़ी, ये सोचते हुए कि वो दुसाहसी राजकुमार विक्रम भाग चुका होगा, मगर हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। जैसे ही राजकुमारी वहां पहुंची, उसने देखा कि राजकुमार विक्रम वहां जंजीरों में बंधे बैठे थे। चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मदन सेना ने गुस्से में कहा, मुझे पता है यह तुम्हारा ही किया धरा है, अब जल्दी से सच सच बता दो, नहीं तो कोड़े मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगी। राजकुमार विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी आपका क्रोध भी हमें प्रिय है, क्रोध में तो आपकी सुंदरता और ज्यादा निखर जाती है। मदन सेना कुछ कह न सकी, वह तेजी से बाहर चली गई, मगर उनका मन अब उलझन में था। मदन सेना का क्रोध अब धीरे धीरे पिघल रहा था, मगर क्या वह विक्रमादित्य के प्रेम को स्वीकार करेंगी या नियति उनके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रही थी। अब मदन सेना विक्रमादित्य से कहती है, कोई बात नहीं, मत बताओ, अब इसका निर्णय दरबार में पिता महाराज के समक्ष होगा। ऐसा कह राजकुमारी मदन सेना ने विक्रमादित्य को राज दरबार में पेश किया। विशाल दरबार में सोने चांदी की सजावट सूरज की रोशनी में चमक रही थी। महाराज ने कहा, इस कैदी ने क्या अपराध किया है पुत्री, जो इसे स्वयं तुमने दरबार में पेश किया? तभी मदन सेना ने कहा, पिता महाराज, इस कैदी का दुसाहस दो। देखिए, इसने हमारी सुरक्षा दल को चकमा देकर जब मैं निद्रा में थी तब हमारे कक्ष में घुसकर हमारी कलाई पर अपना नाम लिख दिया। ये कोई आम अपराध नहीं है, ये हमारे सम्मान पर आघात है। और इतना ही नहीं पिता महाराज, इतना कुछ करके ये वापस काल कोठरी में उसी अवस्था में बेड़ियों में बंध गया मानो इसने कुछ किया ही ना हो। ये सुन महाराज बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और बोले, राजकुमार, राजकुमारी मदन सेना जो कह रही है, क्या वो सब कुछ सही है या फिर तुम्हें अपने पक्ष में कुछ बोलना है? मैं किसी को भी बिना उसका पक्ष सुने दंडित नहीं करता, फिर चाहे भले ही तुम हमारे शत्रु राज्य के युवराज हो। अब बताओ राजकुमार, सत्य क्या है? ये सुन विक्रमादित्य ने कहा, हाँ महाराज, हमने ऐसा किया क्योंकि हमारा हृदय राजकुमारी के लिए धड़कता है। हम उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। उनके सच्चाई भरे शब्दों से संपूर्ण दरबार में सन्नाटा सा छा गया। कुछ दरबारी हैरान तो कुछ उनकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए, परंतु महाराज, वो तो एक राजा होने के साथ साथ राजकुमारी के पिता भी तो थे। उन्होंने कहा, राजकुमारी मदन सेना, यह तुम्हारा अपराधी है पुत्री, इसका दंड तुम ही तय करो। हम तुम्हें इसे दंडित करने और दंड देने की संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये सुन मदन सेना ने कहा, धन्यवाद पिता महाराज। ऐसा कह मदन सेना ने विक्रमादित्य पर ठंडी नजर डाली और कहा, कल सूर्योदय से पूर्व इस अपराधी राजकुमार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सुन विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, आपके इन कोमल हाथों से तो हमें मृत्यु भी स्वीकार्य है। राजकुमारी सहित समस्त दरबारियों को राजकुमार विक्रम की निर्भीकता ने चकित कर दिया। अब वो समय हो चुका था जब सूर्य उदय होने में केवल एक प्रहर शेष था। महल के प्रांगण में भीड़ जमा हो गई थी। एक ऊंचा मंच तैयार किया गया था जिस पर विक्रमादित्य खड़े थे। उनके कपड़े राजकुमारी द्वारा दी गई यातना से फट गए थे। उनके जख्म साफ दिखाई दे रहे थे, मगर राजकुमार विक्रम के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उनकी आंखें मदन सेना को खोज रही थीं, सोच रहे थे एक अंतिम बार अपनी प्रेमिका को देखें। मदन सेना हाथ में भारी धनुष लिए, आंखों में क्रोध लिए सामने खड़ी थी। अब वो तीर चला ही रही थी कि विक्रमादित्य ने बोले, राजकुमारी, क्या आपके राज्य में मृत्यु दंड देने से पूर्व अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की जाती? ये सुन मदन सेना ने कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है राजकुमार? विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उसे पूर्ण तो करेंगे ना? इसका वचन दीजिए हमें कि आप हमारी अंतिम इच्छा पूर्ण करेंगे। तभी मदन सेना ने कहा, उचित है, वचन दिया, परंतु तुम्हारे अपराध, मृत्यु दंड और हमसे विवाह करने की शर्त को छोड़कर जो कोई भी इच्छा हम
पूर्ण करेंगे। ये सुन राजकुमार विक्रमादित्य मन ही मन सोचने लगे, ऐसा क्या मांगूं जो राजकुमारी की शर्त की सीमा को पार न करे। तभी राजकुमारी बोली, राजकुमार जल्दी से बताइए क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। ये सुन राजा विक्रमादित्य बोले, राजकुमारी हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हम अपनी अंतिम सांस लेने से पूर्व एक बार आपके कोमल हाथों से, आपके हाथों से बना आपका मनपसंद भोजन करना चाहेंगे। वो अकेले में, यहाँ पर ना कोई सैनिक हो और न ही दास दासियां, बस यही है हमारी अंतिम इच्छा। ये सुन राजकुमारी मदन सेना ने राजकुमार विक्रम की ओर क्रोध के भाव में देखा, पर पहले वचन भी तो दिया था। अब राजकुमारी मदन सेना ने कहा, दासी हमने जो खीर और पूरियां मां भवानी के भोग लगाने हेतु बनाई थी वो लेकर आओ। अब उनके हाथों से बनी खीर और पूरी लाई गई। खीर पूरी वाली थाली लेकर राजकुमारी ने कहा, हमें एकांत चाहिए। ऐसा सुन सभी सैनिक दासियां वहां से चले गए। अब राजकुमारी खीर पूरी वाली सोने की थाल लिए धीरे धीरे विक्रमादित्य की ओर बढ़ी और उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, लो ग्रहण कर लो हमारा प्रिय भोजन। ये सुन राजा विक्रमादित्य बोले, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं और अपना वचन भी तो स्मरण करो। राजकुमारी ये सुन मदन सेना बोली, हमें सब याद है, याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कह उन्होंने अपने हाथों से राजकुमार विक्रम को भोजन कराया। ये इतना पावन क्षण था कि दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए, एक दूसरे में खो गए। तभी अचानक एक सैनिक और बोला, राजकुमारी आपको महाराज ने याद किया है। ये सुन राजकुमारी तेजी से उठी और वापस धनुष लेकर तीर चलाने को खड़ी हो गई। दासियाओं और सैनिक भी अब यथावत आ गए थे। राजकुमारी के हाथ कांप रहे थे। तभी विक्रम ने कहा, तीर चला दीजिए राजकुमारी, हमें आपके हाथों से अगर मृत्यु प्राप्त होगी तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। ऐसा कहते ही मदन सेना ने तीर चला दिया। तीर हवा में ऐसे गए मानो कोई दिव्यास्त्र हो। जैसे ही तीर राजकुमार के पास आया, उन्होंने अपनी बेड़ियां तोड़ी और तीर को पकड़ लिया। दौड़कर राजकुमारी का हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठा उनका हरण कर लिया और वहां से तेजी से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। काफी दूरी तय करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य अब घने जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गए। मदन सेना अब घोड़े से कूद जाती है और बोलती है, ये क्या कर दिया तुमने राजकुमार, मेरा अपहरण कर लिया। ऐसा करने से पूर्व तनिक ये तो सोचा होता कि एक स्त्री की मर्यादा ही उसका सब कुछ होता, उसका मान सम्मान तुमने एक ही क्षण में सब कुछ नष्ट कर दिया। हम अपने पिता महाराज की इकलौती संतान थे, अब ऐसा कलंकित मुख लेकर हम कैसे उनके समक्ष जाएंगे। इससे तो अच्छा होगा कि हमारे प्राण ही चले जाएं। ये सुन राजा विक्रमादित्य बोले, राजकुमारी हम आपकी बात से सहमत हैं, पर हमें अपना पक्ष रखने का एक अवसर तो दीजिए। हम आपको सारा वृत्तांत विस्तार से सुनाएंगे। हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। राजकुमारी कृपया ऐसा ना कहें। ये सुन राजकुमारी बोली, प्रेम दोनों पक्षों से हो तब प्रेम होता। तुमने तो मेरा अपहरण किया है राजकुमार, हम तुमसे प्रेम नहीं करते तो तुम हम पर अपना प्रेम थोप नहीं सकते। खैर अब जो भी हुआ हो, अब तक तो ये समाचार संपूर्ण राज्य में पहुंच चुका होगा कि राजकुमारी एक अनजान राजकुमार के साथ जंगल में है। छी। राजकुमारी ने कहा, सब हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहे होंगे। हम अपने कानों से ये सुन नहीं पाएंगे और न ही अपने पिता महाराज से नजरें मिला पाएंगे, इसलिए अब हम अपने आप को यहीं नष्ट कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारे छूने से ये शरीर अपवित्र सा हो गया है। ऐसा सुन राजकुमार विक्रमादित्य बोले, ठीक है राजकुमारी मदन सेना, अगर हमारे प्रति ये विचार है तो आपको हमारे कारण अपने आप को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे प्रेम किया, अथाह प्रेम किया, परंतु शायद आप हमारे इस जीवन में आप हमें नहीं मिल पाएंगी। आपसे प्रेम करने और आपका हरण करने के अपराध के लिए आप हमें जो दंड देना चाहती हैं, हमें स्वीकार है। हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। हम अपने प्रेम को कभी दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए आपकी खुशी के लिए हम आपको स्वतंत्र करते हैं। आप हमारी ये तलवार लीजिए और कर दीजिए हमारी गर्दन को धड़ से अलग। ऐसा जीवन क्या काम का जिसने अपने ही प्रेम को ये सोचने पर विवश कर दिया कि वो खुद को ही नष्ट कर लेवे। ये सुन मदन सेना ने कहा, लाओ दो अपनी तलवार, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा अभद्र राजकुमार जीवित रहे। अब मदन सेना ने हाथ में तलवार ली और विक्रम की ओर बढ़ने ही लगी कि उनके हाथ कांपने लगे। वो बोली, हम आप पर वार क्यों नहीं कर पा रही हैं? हमारे ये हाथ हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? अब विक्रमादित्य बोले, राजकुमारी आप अपने हृदय से एक बार पूछिए, एक बार हमारी आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए कि आप हमसे प्रेम नहीं करती। ये सुन राजकुमारी विक्रम की ओर देखने लगी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देख विक्रम बोले, हमें आपका उत्तर मिल गया राजकुमारी, अब हम आपके राज्य जा रहे हैं। आपके पिता महाराज और प्रजा के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे और जो दंड हमें महाराज देंगे हमें स्वीकार्य होगा। ऐसा कह राजकुमार विक्रम वहाँ से जाने लगे। जैसे ही विक्रम जाने लगे, राजकुमारी मदन सेना बोली, राजकुमार एक क्षण रुकिए, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये सुन विक्रमादित्य रुक गए और बोले, कहिए राजकुमारी, आप क्या कहना चाहती हैं? तब राजकुमारी मदन सेना ने कहा, राजकुमार आप सुन रहे हैं ना? विक्रम बोले, हाँ राजकुमारी। अब राजकुमारी मदन सेना भावुक हो गई थी और दौड़कर विक्रमादित्य के गले लग गई। अब राजकुमारी को ऐसी शांति मिली मानो उसकी माता के स्वर्गवास के वर्षों बाद उसे तनिक शांति भरा आलिंगन मिला। वो बोली, राजकुमार विक्रम, हम आपसे तभी से प्रेम करते हैं जब आप हमें पहली बार मिले, परंतु हम कह नहीं पाए आपसे कि हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हमने आपको कहने का कई बार प्रयास किया पर कह नहीं पाए। हमने प्रयास भी किया था, परंतु जब हमने ये अपने पिता महाराज से कहा कि हम राजकुमार विक्रम से प्रेम करते हैं, तब उन्होंने कहा, पुत्री वो कहाँ का राजकुमार है? तब हमने कहा, पिता महाराज, राजकुमार विक्रम महाराज भर्तृहरि के अनुज भ्राता युवराज विक्रमादित्य हैं। तब उन्होंने कहा, ये संभव नहीं पुत्री, वो हमारे शत्रु राज्य का युवराज है, तुम उससे प्रेम नहीं कर सकती पुत्री। हम तुम्हारे लिए संपूर्ण आर्यावर्त के एक से बढ़कर एक वीर राजाओं राजकुमारों को आमंत्रित कर स्वयं वर रचाएंगे। राजकुमार, हमारे पिता महाराज ने आज तक हमें माता पिता दोनों ही बनकर प्रेम दिया, तो हमने उनकी इच्छा रखने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर आपको ये कहा कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। ये सुन विक्रमादित्य बोले, हम समझ सकते हैं राजकुमारी, आप अपनी जगह सही
थी। आपने अपने पिता की इच्छा का मान रखा। अब जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब राजकुमारी और राजकुमार विक्रम मदन सेना के पिता के पास गए, उन्हें सारा वृत्तांत विस्तार से बताया। लाख कोशिशों के बाद जैसे तैसे माने और कहा, ठीक है राजकुमार, परंतु अपने भ्राता राजा भर्तृहरि से पूछो कि क्या वो युवराज का विवाह शत्रु राज्य की राजकुमारी से करेंगे, क्या उन्हें यह स्वीकार है। ये सुन विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी, हम आपको वचन देते हैं कि हम बहुत ही शीघ्र आपसे विवाह करने आएंगे, तब तक आप सभी विवाह की तैयारियां करिए। ऐसा कह राजकुमार विक्रम उज्जैनी की ओर निकलने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी मदन सेना के पिता ने कहा, हमारी पुत्री भी आपके साथ चलेगी राजकुमार, ताकि आपका राज्य देख सके और ये भी देख सके कि क्या उज्जैनी इसके रहने अनुकूल है या नहीं। ऐसा कह महाराज बोले, पुत्री मदन सेना, तुम जाओ राजकुमार विक्रम के साथ उनके राज्य का भ्रमण कर जल्द ही लौट आना। ये सुन मदन सेना ने कहा, जी पिता महाराज। अब राजकुमार विक्रम और मदन सेना घोड़े पर सवार हो उज्जैनी चल दिए। उज्जैनी में प्रवेश करते ही राजकुमारी उज्जैनी राज्य का सौंदर्य देख मंत्रमुग्ध हो गई। अब विक्रमादित्य और राजकुमारी मदन सेना राजमहल पहुंच गए। उज्जैनी का भव्य दरबार मदन सेना ने प्रथम बार देखा था। उस दरबार में राजा भर्तृहरि विराजमान थे। उन्होंने कहा, युवराज विक्रम, आपके साथ ये कन्या कौन है। तब राजकुमार विक्रमादित्य बोले, महाराज, ये राजकुमारी मदन सेना है। हमने इतने दिन इन्हीं के राज्य का आतिथ्य स्वीकार किया था। ये सुन मदन सेना ने विक्रम को धीरे से कहा, दरबार से बाहर चलना, बताती हूँ, कहने को और कुछ नहीं मिला क्या। ऐसा कह वे धीरे से मुस्कुराती हैं। तभी राजा भर्तृहरि कहते हैं, अनुज विक्रम, तुम दोनों एक दूसरे से क्या वार्तालाप कर रहे हो, तनिक हमें भी बताओ। ये सुन राजकुमार विक्रम बोले, भैया, राजकुमारी मदन सेना और हम दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं और एक दूसरे से विवाह करने के इच्छुक हैं। ये सुन महाराज भर्तृहरि बोले, ये तो शुभ समाचार है विक्रम। ऐसा कह उन्होंने कहा, राजकुमारी मदन सेना, क्या आप विक्रम से प्रेम करती हैं या फिर ये कोई राजनीतिक दबाव है। उन्होंने कहा, मैं राजकुमार से सच्चा प्रेम करती हूँ महाराज। ये सुन राजा भर्तृहरि बोले, जब तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तभी महाराज भर्तृहरि की रानी पिंगला ने कहा, ठहरिए महाराज, ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। अपना निर्णय सुनाने से पूर्व एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ये सुन राजा भर्तृहरि बोले, क्या बात है महारानी, बताइए। तभी रानी पिंगला बोली, महाराज, देवर जी इस राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इस राजकुमारी के पिता हमारे राज्य के शत्रु हैं। हम अपने देवर जी का विवाह शत्रु राज्य की राजकुमारी से कदापि नहीं होने देंगे। ये सुन विक्रमादित्य बोले, भाभी माँ, आप ये क्या कह रही हो। इस शत्रुता में राजकुमारी का क्या दोष माना। इनका राज्य हमारी उज्जैनी का शत्रु है, परंतु अगर हम दोनों के प्रेम से, हम दोनों के विवाह करने से अगर ये दोनों राज्य बिना युद्ध और विवाद के एक हो रहे हैं, एक दूसरे के मित्र बन रहे हैं, तो इसमें तो सभी का हित है। वैसे भी युद्ध और विवाद से आज तक किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। ये सुन रानी पिंगला बोली, देवर जी, ये आप नहीं, इस राजकुमारी के प्रेम का भूत बोल रहा है। शपथ गुरु गोरखनाथ की, अगर आप इस शत्रु राजकुमारी से विवाह नहीं करेंगे तो हम आपके लिए संपूर्ण भारतवर्ष से एक से बढ़कर एक राजकुमारियां ढूंढेंगी, जो आपको अच्छी लगे उससे विवाह कर लीजिए। ये सुन राजा भर्तृहरि बोले, ये क्या कह रही हैं आप रानी पिंगला। विक्रम अगर मदन सेना से प्रेम करता है और इससे दो शत्रु राज्य मित्र बन रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। ऐसा कह राजा भर्तृहरि कहते हैं, हम उज्जैनी नरेश राजा भर्तृहरि राजकुमारी मदन सेना और युवराज विक्रम को विवाह करने की अनुमति प्रदान करते हैं। आज से 10 दिवस पश्चात इन दोनों का विवाह होगा। राजकुमारी मदन सेना को सम्मान सहित उनके राज्य विदा किया जाए, ताकि ये भी विवाह की तैयारियां कर सकें। अब राजकुमारी मदन सेना को उनके राज्य भेज दिया गया। इधर उज्जैनी में भी विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। इसी बीच विक्रमादित्य के बचपन का मित्र प्रद्युम्न आया और बोला, मित्र विक्रम, अपने इस असहाय मित्र की सहायता अब केवल तुम ही कर सकते हो। विक्रम बोला, हुआ क्या है मित्र, स्पष्ट रूप से बताओ ताकि हम तुम्हारी सहायता कर सकें। तभी प्रद्युम्न बोला, मित्र, तुम्हें हमारी बचपन की सखी चंद्रकांता याद है। ये सुन राजकुमार बोले, हाँ मित्र, क्या हुआ चंद्रकांता को, सब ठीक तो है ना। कुछ भी ठीक नहीं है मित्र विक्रम, कुछ ठीक नहीं है। विक्रम, मेरा और चंद्रकांता का आज शाम को विवाह होने वाला था, परंतु एक सेठ ने उन्हें मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राओं का प्रलोभन दिया ताकि चंद्रकांता का विवाह उसके पुत्र से हो सके, और चंद्रकांता के पिता मान भी गए। चंद्रकांता ने हमें एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि आप हमारा विवाह इस सेठ के पुत्र के साथ मत होने देना, यदि ऐसा हुआ तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। ये सुन युवराज विक्रम बोले, मित्र, हमें योजनाबद्ध तरीके से ये विवाह रोकना होगा, समय बहुत कम बचा है। मित्र प्रद्युम्न, तुम दक्षिण में स्थित माँ काली के मंदिर में हमारी प्रतीक्षा करना। विवाह हेतु जो सामग्री चाहिए होगी वो महल से ले लेना और पंडित जी सहित हमारी प्रतीक्षा करना। ऐसा कह राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हो चंद्रकांता के घर की ओर बढ़े। अब वे घोड़े से उतरकर जल्दी से चंद्रकांता के घर की ओर बढ़े, परंतु दो घरों में एक साथ मंडप लगा होने से विक्रमादित्य पहचान ही नहीं पाए कि वो जिस घर में गए वो चंद्रकांता का नहीं था। विक्रमादित्य जल्दी से मंडप में गए और कहा, ये विवाह नहीं हो सकता। तभी उसके कन्या के पिता बोले, ये विवाह क्यों नहीं हो सकता युवराज। ये सुन विक्रम बोले, आप इनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह नहीं कर सकते, ये राज्य के नियमों के विरुद्ध हैं। अभी हमारे पास इन सब का समय नहीं है, हम आप सबसे जल्द ही दरबार में भेंट करेंगे। ऐसा कह विक्रमादित्य ने मंडप से उस कन्या को उठाया और पहाड़ी पर स्थित मां काली के उस मंदिर में पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रद्युम्न को विवाह की तैयारियों के साथ रुकने को कहा। वैसे भी कहा जाता है ना, होनी को कौन टाल सकता है, जो होने वाला है वह अपने समय पर अवश्य होगा। जैसे ही विक्रम उस पहाड़ी पर पहुंचे, उन्होंने देखा
कि प्रद्युमन के साथ खड़ी कन्या चंद्रकांता थी। प्रद्युमन ने घबरा कर कहा, मित्र, ये तुम किसे उठा लाए? ये चंद्रकांता नहीं है। चंद्रकांता तो उसी समय हमारे पास आ गई थी जब तुम उसके घर की ओर निकले थे। हम दोनों ने तो विवाह भी कर लिया। विक्रम ने कहा, क्या ये क्या कर दिया हमने? एक निर्दोष नारी को उसके विवाह मंडप से उठा ले आए। हे महाकाल, हमसे ये अनर्थ कैसे हो गया? अब विक्रम को समझ आ गया था कि उन्होंने किसी दूसरे घर में प्रवेश कर लिया था और किसी और कन्या को उठा लाए, पर अब जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। वह कन्या तो बेचारी इस स्थिति को समझ ही नहीं पाई और न ही उसे विरोध करने का समय मिला। इतने में उस कन्या के पिता भी वहां आ पहुंचे और गांव के कुछ लोग उनके साथ थे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, राजकुमार, आपने ये क्या किया? भले ही आप युवराज हैं, पर इससे आपको यह अधिकार कदापि नहीं मिलता कि आप किसी कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध मंडप से उठा लाएं। आपने अन्याय किया है युवराज विक्रम। विक्रमादित्य ने कन्या के पिता से कहा, हमें क्षमा दीजिए, हम समझ सकते हैं कि यह हमारी त्रुटि है। आप एक पिता हैं, आपका क्रोध उचित है। कन्या के पिता ने फिर कहा, आपने मेरी पुत्री पद्मिनी का जीवन एक ही क्षण में कलंकित कर दिया और अब इस अपराध से बचने के लिए आप एक के बाद एक असत्य बोल रहे हैं। सोचिए, कल को कौन ऐसी कन्या से विवाह करना चाहेगा जिसे किसी पुरुष ने मंडप से उठा लिया हो? राजकुमार, यह त्रुटि या भूलवश नहीं हुआ है, यह अपराध है। अब हम महाराज भर्तृहरि से न्याय की गुहार लगाएंगे, हमारी पुत्री को न्याय दिलाएंगे। ऐसा कह पद्मिनी के पिता उज्जयिनी के दरबार पहुंचे और बोले, न्याय कीजिए महाराज, हमारी पुत्री के साथ घोर अन्याय हुआ है। ये सुन महाराज भर्तृहरि ने कहा, हमारी उज्जयिनी में किसी कन्या के साथ अन्याय हुआ है? विस्तार से बताइए। हम आपको वचन देते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। तभी पद्मिनी के पिता बोले, महाराज, हम हमारी पुत्री का विवाह आनंद और खुशियों के साथ संपन्न करवा रहे थे कि तभी एक युवक आता है और बोलता है, आप ये विवाह नहीं करवा सकते। जब हमने उससे कारण पूछा तो युवक हमारे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही हमारी पुत्री को जबरदस्ती उसके ससुराल वालों के समक्ष मंडप से गोद में उठा ले गया और पहाड़ी पर स्थित मां काली के मंदिर ले गया, वो भी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध। महाराज, कृपया हमें न्याय दीजिए। ये सुन राजा भर्तृहरि अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, कौन है वो अपराधी? उस दुस्साहसी को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, वह क्षमा योग्य नहीं है। राजा ने दोहराया, कौन है वो? तभी पद्मिनी के पिता बोले, महाराज, वह आपके राज परिवार का ही सदस्य है। ये सुन महाराज बोले, हमारे राज परिवार का? कौन है वो, नाम बताइए उसका। पद्मिनी के पिता बोले, महाराज, वह कोई और नहीं, आपके अनुज भ्राता युवराज विक्रम है। ये सुन राजा भर्तृहरि बोले, क्या ये कैसे संभव है? विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। पद्मिनी के पिता बोले, महाराज, आप अपने अनुज से ही पूछ लें कि सत्य क्या है। राजा भर्तृहरि बोले, विक्रम, क्या ये जो कह रहे हैं वो सत्य है? ये सुन विक्रम की आंखें नीचे झुक गईं। कुछ क्षण मौन रहने के बाद महाराज बोले, हम तुम्हारे मौन को अपराध की स्वीकृति समझे। विक्रम, क्या अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? विक्रमादित्य ने सारा वृतांत विस्तार से सुनाया, कैसे प्रद्युम्न ने उनसे सहायता मांगी और कैसे उन्होंने गलती से गलत मंडप से कन्या उठा ली। सारा माजरा जानकर राजा भर्तृहरि बोले, विक्रम, हम जानते हैं कि तुम्हारी मंशा गलत नहीं थी, पर कार्य करने का तरीका गलत था। पद्मिनी के पिता बोले, महाराज, मंशा चाहे कुछ भी रही हो, हमें अंतर नहीं पड़ता। हमारी पुत्री का मान सम्मान तो युवराज ने नष्ट कर दिया, अब कौन इसे अपनाने को राज्य होगा? एक कन्या का जीवन जीते जी नरक में फेंक दिया गया और अपराधी को दंड नहीं मिल रहा क्योंकि वह युवराज है। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी पद्मिनी के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। और रही बात अपनाने की, तो हम उन्हें अपनाएंगे, हम करेंगे, उनसे विवाह करेंगे। ये सुन राजा भर्तृहरि बोले, विक्रम, इतना बड़ा त्याग सोचो, मदन सेना पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि तुमने किसी और कन्या से विवाह कर लिया। तभी विक्रमादित्य बोले, भैया, नियति और परिस्थितियों ने हमारे सामने कोई अन्य विकल्प ही कहाँ छोड़ा है। अब पद्मिनी के पिता भी राजी हो गए। पद्मिनी ने कहा, नहीं महाराज, हमें स्वीकार नहीं कि हम किसी के साथ बिना उसकी इच्छा के जबरदस्ती विवाह करें। हम आजीवन कुंवारी रहेंगे, पर किसी के प्रेम को नहीं छीन सकते। महाराज, समाज के ताने भी सह लेंगे, पर यह बोझ लेकर हम कदापि जीवित नहीं रह पाएंगे। विक्रमादित्य बोले, देवी, आप ये क्या कह रही हैं? हम अपनी इच्छा से ही आपसे विवाह कर रहे हैं। अब राजा विक्रमादित्य और पद्मिनी के विवाह का आयोजन आरंभ हुआ। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। तभी विक्रमादित्य ने पद्मिनी से कहा, देवी पद्मिनी, हम आपसे विवाह तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, पर हमारा हृदय पहले से ही सदैव के लिए राजकुमारी मदन सेना का हो चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर शायद अब इसमें किसी और के लिए कभी भी वो स्थान नहीं बन पाएगा जो हमारे हृदय में मदन सेना का है। हम आपको कभी भी शायद उतना प्रेम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सोचिए, जब हमारी मदन सेना को ये पता चलेगा कि उनके विक्रम ने किसी और से विवाह कर लिया, तो क्या बीतेगी उस बेचारी पर। ये सुन पद्मिनी बोली, युवराज, हम समझ सकते हैं कि इस समय आपके हृदय में कितने द्वंद्व चल रहे हैं। आपने हमारे सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्रेम का बलिदान किया है। अब राजकुमार विक्रम और पद्मिनी का विवाह संपन्न हो चुका था। प्रजा के मध्य यह कब का ही प्रश्न बना खड़ा था कि आखिर युवराज विक्रम का विवाह किस कन्या से होगा। अब विक्रम और पद्मिनी का विवाह होते ही यह समाचार संपूर्ण उज्जयिनी सहित समस्त भारतवर्ष में फैल गया। राजकुमारी मदन सेना को जब यह झांत हुआ कि युवराज विक्रम ने किसी और कन्या से विवाह कर लिया है, तो ये समाचार मदन सेना को अंदर से तोड़ देता है। अब वे कहती रहती, आखिर राजकुमार ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब मदन सेना ने विक्रम को एक पत्र लिखा, राजकुमार विक्रम, हम कौसांबी नरेश अग्राजू की पुत्री मदन सेना आपको विवाह की शुभकामनाएं देते हैं। बस एक आखिरी बार हम आपसे मिलना चाहते हैं युवराज, ताकि आपको जी भर के देख सकें। आपके पास आज सूर्यास्त तक का समय है। अगर हमसे मिलने आप आओ तो उसी जंगल में उसी जगह आ जाना जहाँ हमने प्रथम बार एक दूसरे के प्रेम को स्वीकारा था, क्योंकि हो सकता है इसके बाद हम
हम आपको कभी कहीं न मिले, कौशाम्बी की राजकुमारी मदन सेना। अब जब ये पत्र राजकुमार विक्रम को मिला और जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ा तो बिना किसी को कुछ बताए ही अपने घोड़े पर सवार हो तेजी से निकले और उस जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा वहाँ मदन सेना खड़ी थी। राजकुमारी मदन सेना ने कहा, हमने अपने स्वप्न में कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ विश्वासघात करेंगे युवराज। हमने हमारा राज्य, हमारा अस्तित्व, यहाँ तक कि हमारी शत्रुता सब भुलाकर आपसे प्रेम किया था, किंतु आपने हमारे साथ प्रेम का स्वांग रचा। ये सुन राजकुमार विक्रम बोले, नहीं राजकुमारी, ये सत्य नहीं है। आप हमें कुछ भी कहिए पर हमारे प्रेम पर लांछन मत लगाइए। हमारा प्रेम भी उतना ही पावन है, पवित्र है जितना आपका। ये सुन मदन सेना बोली, नहीं युवराज, हमारा प्रेम आपकी तरह नहीं है। हमने प्रेम किसी और से और विवाह किसी और से नहीं किया। विक्रम बोले, विवाह करना हमारी विवशता थी राजकुमारी। तभी राजकुमारी बोली, युवराज, अपने विश्वासघात को विवशता का नाम मत दीजिए। हमारे पिता महाराज का अनुमान सत्य ही था कि अवंती राज्य कौशाम्बी का सदैव से शत्रु है। इन पर विश्वास मत करना, और हुआ भी यही युवराज। आपने हमारे राज्य की शत्रुता का प्रतिशोध लिया है। ये सुन विक्रम बोले, हमारे प्रेम पर लांछन मत लगाइए। हमारा प्रेम हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये सुन मदन सेना बोली, और हमारे जीवन का सत्य ये है कि हमारा और हमारे राज्य का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब आपने मिट्टी में मिला दी, और इसके लिए हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम आपके प्राण ले लेंगे। ऐसा कह मदन सेना ने विक्रम पर छुरी से प्रहार किया, पर पीड़ा भी राजकुमारी को ही हुई। उन्होंने कहा, युवराज, एक समय था जब हम आपके प्राण लेना चाहते थे, पर अब हम आपके प्राण भी नहीं ले सकते। भले ही आपने हमारे साथ कुछ भी किया हो, पर हम आज भी आपसे अत्यंत ही प्रेम करते हैं। विक्रम बोले, परिस्थितियों ने भले ही हमें मिलने नहीं दिया, पर हमारे हृदय में सदैव आप ही रहेंगी। अब मदन सेना विक्रम के गले लग जाती है और कहती है, लेकिन हमें केवल एक ही बात का दुख है कि इसके बाद हम आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे। राजकुमारी मदन सेना ने कहा, युवराज, आप हमको भूलेंगे तो नहीं ना? तब विक्रम ने कहा, हमारा विवाह भले ही न हो पाया हो राजकुमारी, पर हमारी अंतरात्मा में सदैव आप ही रहेंगी। राजकुमारी ने कहा, युवराज, हम आपके मुख से एक अंतिम बार हमारा नाम सुनना चाहते हैं। विक्रम ने कहा, मदन सेना। अब ये सुन मदन सेना तेजी से दौड़ी। इससे पूर्व कि विक्रम कुछ कर पाते पहाड़ी से छलांग लगा देती है। ये देख विक्रम ने कहा, मदन सेना, ये आपने क्या कर दिया? अब विक्रमादित्य उज्जयिनी राज्य के जंगलों में एक गुफा में राजकुमारी की मूर्ति बनाते। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।